नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने हिंदी को कंप्लीट कर दिया है, 11 अध्याय पूरा हो चुका है। बाल विकास में आपको पिछली वीडियो में हमने आपसे चर्चा की कि लगभग 9 अध्यायों का आपको अध्ययन करना है। पहला अध्याय अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड यानी कि बचपन की समझ है। इसके अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में यह जाना कि मध्यकालीन युग में बचपन को कैसा समझा जाता था, अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से बचपन को परिभाषित किया है, वर्तमान समय में बचपन की अवधारणा किस प्रकार से रही है, हम इसको पिछली वीडियो में जाने हैं। आज की इस वीडियो में हम विविध प्रकार के बचपन, मल्टीपल चाइल्डहुड को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं बाल विकास 75 अंकों का है, 3 घंटे की परीक्षा होगी, तो विस्तृत उत्तरी प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, आज उसी को विस्तृत रूप देने का प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं, चाहे भारत हो या कहीं, बच्चों का बचपन एक जैसा नहीं होता है। हमने देखा है कि हमारे ही देश में एक ही उम्र के बच्चे अलग अलग प्रकार के बचपन को जीते हैं। रेलवे स्टेशनों पर आपने देखा है बच्चों को भीख मांगते हुए वे भी अपना बचपन जी रहे हैं। और आप देखते हैं कार में बैठकर बच्चे जा रहे हैं, उनके माता पिता फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, वे भी अपना बचपन जी रहे हैं। और आप एक गरीब परिवार के बच्चे को भी देखते हैं जिसके पिता दैनिक मजदूरी करते हैं, बच्चा भी उनके साथ कभी कभी काम में हाथ बटाता है, एक उसका भी बचपन है। तो आप ये स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि भारत में, चूंकि हम भारत के संदर्भ में ही देख रहे हैं, वैसे बचपन हर जगह अलग अलग ही होता है, लेकिन भारत में हम जो अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बचपन में जटिलताएं हैं, अलग अलग प्रकार के बचपन हैं। उस बचपन में भी बहुत सी चीजों का गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे लिंग का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई पुरुष है यानी मेल है तो उसका बचपन, उसकी सामाजिक अपेक्षाएं अलग होती हैं, उसके परिवार की, समाज की अपेक्षाएं होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज के लोग, उसके माता पिता, परिवार के लोग उससे उसके लिंग के आधार पर अपेक्षाएं करने लगते हैं। जैसे एक बच्ची अगर है तो उससे यह अपेक्षा करते हैं कि ये घर का काम करेगी, उसको खिलौने देते हैं तो उसमें भी उसको लड़कियों से संबंधित खिलौने, गुड़िया देते हैं। और अगर एक बच्चा है तो उसको लड़कों से संबंधित खिलौने देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी ये विविधताएं देखने को मिलती हैं और वो बच्चा इस प्रकार से बचपन जी रहा होता है। अगर घर में कोई बच्ची है, लड़की, आप देख रहे हैं कि लिंग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई बच्चा है, वह लड़की है, तो उसे घर का काम करना पड़ता है, उसे चाय बनाना है, बर्तन धुलना है, भले ही वो 7 साल, 8 साल, 10 साल की है, लेकिन वह घर के कामों में इन्वॉल्व रहती है। वहीं इस मामले में लड़के को देखा जाए तो ज्यादा आजादी रहती है, बाहर का काम करना होता है, बाहर खेलने को ज्यादा मिलता है उस बच्चे को। तो आप देख रहे हैं कि लिंग के आधार पर एक बड़ा अंतर दिखाई देता है हमको। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लिंग के आधार पर, जैसा कि हमने कहा, सामाजिक पृष्ठभूमि। अगर बच्चा अमीर है तो उसका अलग बचपन है, एक बच्चा गरीब है तो उसका अलग बचपन है। उसके परिवार का, उसके संस्कृति का, उसके भूगोल का, राजस्थान में रहने वाला बच्चा और उत्तर प्रदेश या बिहार में रहने वाला बच्चा, इनमें के बचपन में भी अंतर देखने को मिलता है। राजस्थान में रहने वाले बच्चे 5 किलोमीटर दूर तक पानी की तलाश में चले जाते हैं, ठीक है, उन्हें पानी की कीमत उनसे पूछ सकते हैं आप, जब वो गर्मियों के मौसम में उनको पानी की आवश्यकता होती, नहीं उपलब्ध हो पाता है। वही हमारे यहाँ बच्चे दिन भर टब में बैठे रहते हैं, तो वो एक बचपन जी रहे हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो भूगोल है, जम्मू कश्मीर में रहने वाला बच्चा बर्फ की चादरों को देखता है, वहां उस प्रकार का बचपन वह जी रहा होता है। तो भौगोलिक परिवेश का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इन सब को देखते हुए आप सर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि मल्टीपल चाइल्डहुड है, यानी कि विविध प्रकार का बच्चों का बचपन है। उस पर वहां की संस्कृति का, समाज का, परिवार का, आर्थिक स्थिति का, लिंग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए हम आगे इसको समझते हुए चलते हैं। जो हमने आपसे चर्चा की है उसके ही बिंदुओं को यहाँ हमने लिखा भी है। बात यही है विविध बचपन का। तो भारत में हर बच्चे का बचपन एक जैसा नहीं होता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, बच्चे का बचपन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, यानी उसके पिताजी मजदूर हैं या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं या कि कोई सरकारी कर्मचारी हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले अच्छे एक एम्प्लॉय हैं, उसका एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक वातावरण कैसा है, किस समाज में बच्चा रहता है, किस प्रकार के परिवेश में, उसका प्रभाव पड़ता है। किस जगह पर रहता है, स्थान पर अभी हमने चर्चा की थी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और अगर आप राजस्थान के बच्चे को देखें तो उनके पालन पोषण में अंतर आता है। संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और सुरक्षा जैसी अनेक परिस्थितियों से बच्चे का बचपन प्रभावित होता है। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में हमें यह समझना है कि एक ही कक्षा में बैठे सभी बच्चों की
जो पारिवारिक परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए सभी बच्चों से समान व्यवहार तो होना चाहिए, लेकिन उस बच्चे की आवश्यकता क्या है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण कार्य करना है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई एक बच्चा जो दिल्ली से, अक्सर आपने देखा होगा दिल्ली या लखनऊ से बड़े शहर से आकर पढ़ रहा होता है, जब आप कहते हैं बच्चों से चर्चा करते हैं कि धान की खेती हो रही है, तो शायद शहरी क्षेत्र का बच्चा नहीं समझ पाएगा कि धान की खेती, क्योंकि वो उसने दिल्ली में कभी नहीं देखा होगा या बड़े बड़े शहर में जब वो रहता है तो उसने नहीं देखा होगा धान कैसे बोया जाता है, धान कैसे रोपा जाता है। उसको आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ इस बच्चे की विशेष आवश्यकता है, तो आपको उसको एडिशनल सपोर्ट करना होगा, क्योंकि उसने उसको नहीं देखा है, उसका अनुभव नहीं रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ खेत में लगे रहते हैं तो उन्हें बहुत बेहतर तरीके से पता है कि हाँ धान की खेती कैसे हो रही है, पानी कैसे लग रहा है, तो आपको ये देखना होगा। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि हमें सभी बच्चों से समान व्यवहार तो करना है, लेकिन कुछ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं हैं उसको समझकर सहयोग भी करना है। हो सकता है कि बच्चा विशेष आवश्यकता वाला हो सकता है कि बच्चे को लिखने में दिखने में समस्या हो, तो आप उस बच्चे को ऐसा बैठाइए अपने साथ कि वो थोड़ा जो बोर्ड पर आप लिख रहे हैं उसको बेहतर तरीके से दिखाई दे। तो इस प्रकार से भारत में विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों में बचपन, सबसे पहले हम समझेंगे आर्थिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव बचपन पर पड़ता है, क्योंकि एक बच्चा जिसके पिताजी मजदूर हैं, माताजी घर के कामों में लगी रहती हैं और बच्चा भी कभी कभी अपने पिताजी के साथ काम पर चला जाता है। ठीक, पिताजी उसके ठेला खींचते हैं तो कभी कभी वह भी उनके साथ चला जाता है, सब्जी बेचते हैं तो वो भी चला जाता है सपोर्ट करने के लिए। उस बच्चे को पढ़ने के कम मौके मिल पाते हैं क्योंकि उसे अपने पिताजी के साथ दुकान पर बैठना होता है। ठीक, घर में गाय है या भैंस है या बकरी है उसको लेकर जाकर चराने चला जाता है, तो उस बच्चे को समय कम मिल रहा है खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, स्वयं के विकास के लिए नहीं मिल रहा समय। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी एक बेहतर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, माता भी शिक्षिका हैं, तो अब बच्चे को घर पर भी बढ़िया वातावरण मिल रहा है, उसकी माता उसको कुछ हद तक सपोर्ट कर देती हैं, उसके पास टैबलेट है, मोबाइल है, एंड्रॉयड फोन है, उसके माध्यम से वह डिजिटली कनेक्ट हो रहा है और चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की एबिलिटी है उस बच्चे के पास, अवेलेबल है चीजें। ठीक है, पिताजी उसके लिए ट्यूशन लगाए हैं, घर पर आते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, स्कूल जाता है, कॉन्वेंट स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है वो। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों के बचपन में बहुत बड़ा अंतर है। और ये कारण क्या है? आर्थिक परिस्थिति का। एक बच्चा अमीर परिवार से, एक बच्चा गरीब परिवार से, और इस वजह से उनके बचपन में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे के पास अपना अलग अलग कमरा हो सकता है, अलग कमरा, लैपटॉप और मोबाइल है। किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन तो है लेकिन वो अपने माता पिता के वाईफाई से चला रहा है, तो वो भी तो है लेकिन थोड़ा सा लिमिटेशन है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त पुस्तकें भी नहीं है, तभी आपने देखा होगा कि सरकार की पुस्तकें भी उपलब्ध कराती है इसी गैप को भरने के लिए कि जो बच्चा गरीब है, जो बच्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, जिसके परिवार वाले नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, सरकार के द्वारा उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई बच्चा स्कूल के बाद खेलने को मिलता है किसी बच्चे को, कोई बच्चा स्कूल के बाद घर के काम में हाथ बटाने लगता है। अब बच्ची जाती है, लड़की है, तो वो घर पे जाती है, तो उसके बाद खाना खाने के बाद सभी लोग घर के खाना खा लेते हैं तो वो बर्तन धुलने बैठ जाती है। इस प्रकार से कोई बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण काम भी करता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि छोटे बच्चे किसी चाय की दुकान पर, समोसे की दुकान पर बैठे हैं, इस प्रकार से आपने उदाहरण के रूप में देखा ही होगा। ठीक, तो वो भी अपना बचपन जी ही रहा है। तो हम बचपन को केवल उम्र के आधार पर नहीं समझ सकते, जो उसके आसपास चीजें हैं उसका उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आपसे अगर एक प्रश्न सीधा सा पूछ दिया जाए कि बचपन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो जो हमारी चर्चा हो रही है वो इन्हीं चीजों पर हो रही है अभी तक जो हुई है। जैसे समय का प्रभाव पड़ता है, आप बस इतना समझ ले कि हम अपने बचपन को कैसे जिए थे और आज के समय में जो हम बच्चों को देख रहे हैं, जो हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, वे किस प्रकार के बचपन को जी रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो 30 साल समय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बचपन पर। आज के 30 साल पहले जब हम बच्चे थे तो हमको पर्याप्त मौके मिलते थे। ठीक है, भागम भाग आज के समय में बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज के समय में मोबाइल का इस्तेमाल बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बच्चे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं। आज के 30 साल पहले जब हमारे पास चीजें नहीं थी, तो इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे, तो हम पुस्तकों के सहारे ही पढ़ते थे, वो भी गिनी चुनी जगह पर पुस्तकें मिल पाती थी जब हम बच्चे थे। तो ठीक है, आप देख रहे हैं उस समय और आज के समय में तो बहुत बड़ा अंतर है। जिस समय में बच्चा जन्म लेता है उस समय की जो सामाजिक और तकनीकी परिस्थितियां, जैसे आज का बच्चा
4 साल 5 साल का या बच्चा आप देख रहे हैं 1 साल का हो रहा है, 6 महीने में ही हो जा रहा है, उसके पिता माता उसको मोबाइल दिखा दे रहे हैं, एंड्रॉइड फोन में दिख रहा है बच्चा। ए फॉर एप्पल, वो अभी 1 ही साल का होते होते उसको देख ले रहा है, एप्पल की छवि उस बच्चे के दिमाग में बन जा रही है। ठीक है, बॉय कैट डॉग बच्चा 2 साल 3 साल होते होते सीख ले रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है। और हम जब छोटे थे तो हम उन्हीं किताबों के सहारे पढ़ते थे, हम भी वो भी 5-6 वर्ष के हो जाते थे तब कहीं किताबें देखने को मिलती थी, है ना। तो समाज समय का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, स्थान का, हम किस क्षेत्र में रहते हैं। हमने पहले भी इस पर चर्चा की कि हम गांव में रहते हैं तो वहां किस प्रकार का समाज है, गांव के लोग कैसे हैं, गांव में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है, उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। आप सभी जानते हैं बच्चा या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जिस समाज में रहता है उसी से सीखता है। तो बच्चा अगर गांव में रहेगा तो गांव से सीखेगा, शहर में रहेगा तो शहर के चीजों को ग्रहण करेगा, झुग्गी झोपड़ी में रहता है तो उस प्रकार की चीजें, जिस परिवेश में बच्चा रहता है, जनजातीय क्षेत्र में रहता है तो उस प्रकार के परिवेश, उस प्रकार के बचपन को जीता है। तो निश्चित रूप से स्थान भी प्रभावित करता है। सामाजिक संदर्भ यानी बच्चे का परिवार कैसा है, उसकी समुदाय में रहता है, जाति कैसी है, लिंग, सामाजिक सामाजिक संबंध कैसा है लोगों से, उसका प्रभाव भी बच्चे के बचपन पर पड़ता है। भौगोलिक संदर्भ का यानी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे हमने कहा कि मुंबई में रहने वाला बच्चा जहां पर 3 महीने जुलाई है, जून है, अगस्त है, भयंकर बारिश होती है, वहां की परिस्थितियां अलग हो जाती हैं, चैलेंजिंग हो जाती हैं। वहां का बच्चा विद्यालय कैसे जाता होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर बर्फबारी होने लगती है, चीजें रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं, लद्दाख है तो वहां पर बच्चे कैसे जी रहे होंगे। उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे बच्चे हैं जहां पर कुछ अलग प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है, ठंडी में भी ठंडी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। तो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, भूगोल अलग अलग प्रकार का है, ठीक है, और उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। राजस्थान में बच्चा है, उसका अलग परिवेश है, ठीक। राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में सरकारी नीतियां हैं, रोजगार है, गरीबी या सामाजिक सुरक्षा आदि है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जहां पर सरकारी नीतियां क्रियान्वित हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, जहां जिन बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है उन्हें बेहतर चीजें मिल पा रही हैं, कुछ बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। रोजगार है, जिस रोजगार का भी प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता का रोजगार मिला हुआ है तो बच्चा निश्चित रूप से बेहतर विकास कर पाएगा। उसी प्रकार से गरीबी इत्यादि का प्रभाव भी बच्चे के जीवन पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उसके पिता माता अच्छे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो बच्चा बेहतर विकास करेगा। परिवार की आय, वही बात यहाँ पर है, परिवार की आर्थिक स्थिति बच्चे के भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं परिवार की आय भी बच्चों को प्रभावित करती है। बचपन को तकनीकी की उपलब्धता, अगर हमारे बच्चे, जब हम बुक्स के सहारे पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ बच्चों के पास बुक्स भी नहीं रहती है, कुछ बच्चे एआई के सहारे पढ़ते हैं, एआई के यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लास है, उसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो जब वो किसी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, ठीक, स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है, उससे बच्चे विजुअलाइज कर रहे हैं, देख देख कर पढ़ रहे हैं, तो उनका सीखना भी आसान होगा, विकास करना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। और एक बच्चा जिसकी पहुंच तकनीकी तक नहीं है, जिसके घर बिजली ही नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे बहुत से शिकायत करते हैं कि सर शाम को होमवर्क नहीं कर पाए क्योंकि लाइट नहीं है। अब सोचिए बिजली तक की व्यवस्था बच्चों के पास नहीं हो पा रही है, तो उनका बचपन थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, उनके सामने परिस्थितियां थोड़ी जटिल हो गई। और एक बच्चा ऐसा है जिसके घर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है, तो उसका अलग हो जाएगा प्रकार, मतलब बचपन। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्यालय और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता भी बचपन को प्रभावित करती हैं, ठीक है। और सुरक्षा और पारिवारिक वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करता है। एक ऐसा बच्चा है जिसके पिता बाहर रहते हैं, माता जी नहीं हैं और बूढ़े दादा दादी हैं, घर पर ज़्यादा संवाद नहीं कर पाता है। वह विद्यालय आता है, विद्यालय के बाद जब घर पर जाता है तो वह अपने घर पर बैठा रहता है, दादा दादी अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। और पिताजी चूंकि बाहर रहते हैं तो उनसे भी बच्चे का संवाद नहीं हो पाता है। ऐसे में बच्चे का बचपन चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, भाषाई विकास नहीं हो पाएगा, उससे बोलचाल करने वाला, बातचीत करने वाला नहीं है कोई, और उसका समाज में भी वह नहीं निकलता है। दादा दादी कहते हैं घर पर ही रहा करो, बाहर नहीं जाने देते हैं, तो बच्चे के सामने लिमिटेशन है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा बच्चा है जिसके माता शिक्षिका हैं, पिताजी भी एक गवर्नमेंट जॉब कोई करते हैं,
कार है घर में, बच्चे को घूमता फिरता है, उसको बाहर जाने का मौका मिलता है, अपने जैसे दोस्त मिलता है, उसके सप्ताह के अंत में उसके माता पिता बच्चे को कहीं घुमाने लेकर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, माता भी प्यार करती हैं बच्चे को पिताजी भी ध्यान देते हैं, केयर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, मौके ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों से मिल रहा है, आज़ादी उसको है, ठीक है। शाम को पार्क में बच्चा जाता है, अपने जैसे दोस्तों के साथ खेलता है कूदता है, तो यहाँ पर उस बच्चे का बचपन अलग है, आप स्पष्ट देख रहे हैं। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि पारिवारिक वातावरण कैसा है। हो सकता है कि अब हम बहुत से देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पिताजी हैं, शराब पी कर आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और हमने बहुत सा ऐसा उदाहरण देखा है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित होने लगती है क्योंकि उनके घर का पारिवारिक वातावरण सही नहीं है। माता पिता झगड़ा कर लेते हैं, मम्मी चली जाती है नानी के यहाँ, ठीक है, अब बच्चा इसमें फंस जाता है, पिताजी चले जाते हैं अपने यहाँ। अब हमारे यहाँ ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा है, एक बच्ची है जो बहुत पढ़ने में तेज थी, ठीक थी, लेकिन अब वो झगड़ा हुआ और उसके बाद वो चली गई नानी के यहाँ, फिर वो नहीं आ पाई, फिर उसके बाद पिताजी माताजी में विवाद रहा, फिर कभी आती कभी नहीं आती, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो बच्चों के बचपन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें एक शिक्षक के रूप में यह ध्यान देना है कि जो बच्चे की आर्थिक स्थिति है, यानी कि बच्चा गरीब है अमीर है, इससे हम उसकी क्षमता का मापन ना करें कि अरे ये वो तो गरीब है उसको नहीं आता है, ये नहीं सोच सकते हम। गरीब परिवार से आने वाला बच्चा कम प्रतिभाशाली हो यह आवश्यक नहीं है। अरे उन बच्चों को भी मौका मिलता है तो वो आगे निकल सकते हैं। बात मौके मिलने की है। जब जिस बच्चे के पिता बाहर रहते हैं, माता ध्यान नहीं देती हैं या माता है ही नहीं, दादा दादी ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, तो उस बच्चे को जब मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अपनी प्रतिभा को दिखाएगा कैसे, ठीक है। हो सकता है कि बहुत अच्छा गाना गाता है, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा खेलने में हो, ठीक है, हो सकता है कि वो कबड्डी खेल का बहुत अच्छा खिलाड़ी हो जाए आगे चलकर। तो जब उसको मौका मिलेगा तभी तो वो विकास करेगा। तो बात यही है कि कई बार समस्या बच्चे की क्षमता में नहीं होती सर, अवसरों की कमी में होती है। हम बच्चे को अवसर ही नहीं देते हैं, ठीक। तो इसे हमें समझना होगा। अब हम देखते हैं जिससे वजह से हमने थोड़ा सा इसको कि उच्च आय वाले परिवारों में बचपन कैसा है, हम उदाहरणों के माध्यम से चीजों को आपको पहले ही समझा दे रहे हैं। तो उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में बचपन किस प्रकार से होगा। अब देखिए, विशेषकर बड़े शहरों के संपन्न परिवारों को देखिएगा, इसमें बच्चों को क्या मिलता है, अच्छी शैक्षिक सुविधाएं मिलती हैं। अगर बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अब उच्च आय वर्ग वाले, तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में बच्चों का बचपन किस प्रकार से है। तो बच्चों को अच्छी शैक्षिक सुविधाएं मिलती हैं, वे अच्छे संसाधनों वाले निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, सहपाठचर्या गतिविधियां, उन्हें पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां करते हैं, शारीरिक गतिविधियां कराई जाती हैं बच्चों को। तो बच्चे संगीत में, नृत्य में, खेल में, कला में, तैराकी इत्यादि में भाग लेते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों में बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार का भाग लेते हैं, उनको अवसर मिलता है। तो निश्चित रूप से बच्चा विकसित होगा बेहतर तरीके से। डिजिटल सुविधाएं बच्चों को मिल रहा है, छोटी उम्र से ही बच्चा स्मार्टफोन चला रहा है क्योंकि उसके पिताजी बेहतर हैं, टैबलेट है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, या उसकी माताजी बेहतर हैं, ठीक है। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ों की बच्चों को पहुंच है। डिजिटल सुविधाएं बच्चों की पहुंच रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रहती हैं। गरीब परिवार है, ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ पर अस्पताल ही नहीं है, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, हम लोग देखते हैं सरकार के द्वारा कैंप लगवाया जाता है सरकारी विद्यालयों में कि बच्चों को जांच कराया जाता है। वो क्यों करवाया जाता है? क्योंकि उन तक स्वास्थ्य की पहुंच नहीं हो पाती है। तभी तो सरकार ऐसा काम कर रही है कि बच्चों को कम से कम सरकारी कैंप के माध्यम से कुछ सुविधाएं प्रदान कराई जाए। तो जब परिवार बेहतर रहेगा, शहरी क्षेत्र में रहेगा, उच्च आय वर्ग वाला रहेगा, तो वो अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान देगा। थोड़ी सी भी तबियत खराब होगी तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, एकदम बढ़िया डॉक्टर, ठीक, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बच्चे को मिलेंगी, व्यक्तिगत सुविधाएं मिलेंगी, यानी कई बच्चों के पास अलग कमरा रहेगा, पढ़ने की अलग मेज रहेगी। हमारे यहाँ तो बच्चों के बहुत सी बात देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी हमने कहा था कि शाम को लाइट ही नहीं रहती है। अब बच्चा होमवर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट है ही नहीं, ठीक। अब उसके पास साधन ही नहीं है कि वो उसके घर दीपक जला पाए या किसी अन्य विषय से वो अपना कार्य कर सके। तो लेकिन ऐसा शहरी क्षेत्रों के बच्चों को नहीं, उनको अलग कमरा है, पढ़ने की मेज मिल जाएगी, टीवी, स्मार्टफोन मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, खिलौने मिल जाएंगे, व्यक्तिगत अध्ययन सामग्री यानी उनको अलग से उनके लिए बुक वगैरह उपलब्ध करा दी जाएगी और अन्य चीजें उपलब्ध करा दी जाएंगी जिससे बच्चा इन्वॉल्व रहेगा उसमें। अभिभावक देखभाल करेंगे, यानी माता पिता बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, ठीक। इसमें कुछ परिवारों में माता पिता के व्यस्त होने के कारण बच्चों की देखभाल के लिए घरेलू एक सहायक, जिसको नैनी कहते हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है, उनको भी लगाया जाता है, ठीक। अब एक प्रश्न यह है कि क्या संपन्न बच्चों का बचपन हमेशा सुखद होता है? यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है, कि उच्च आय वर्ग वाले बच्चे हैं या संपन्न आय वर्ग है, उनके पिताजी संपन्न है, माताजी संपन्न है, तो उनका बचपन एकदम सुखद है? जरूरी नहीं है सर।
जरूरी नहीं है कि उनका बचपन भी सुखद रहे। आर्थिक सुविधा होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि बच्चे के जीवन में कोई समस्या नहीं है। इन बच्चों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन सी समस्याएं हैं देखिएगा। पढ़ाई का अत्यधिक दबाव, माता पिता बहुत ज्यादा अपेक्षा अपने बच्चे से करेंगे, ठीक, इसलिए बच्चे पर प्रेशर देंगे। ठीक, आपने देखा कि कॉन्वेंट स्कूलों में जब बच्चे जाते हैं तो बैग में उनकी बुक्स कितनी ज्यादा हो जाती हैं, 15 बुक्स वगैरह मोटी मोटी भर के लेके जाते हैं, और बैग्स इतनी हैवी हो जाती हैं, इतनी ज्यादा हो जाती हैं, तो एक दबाव ही तो है। बच्चा इतना ज्यादा बुक्स वगैरह लेकर जाता है उसको, और आप भी कह देंगे कि ये वाला बुक मत लेकर जाओ, तो बच्चा कहेगा नहीं नहीं ये सर जी ये पढ़ाते हैं इसको लेके जाना है। तो बच्चों पर दबाव रहता है। ठीक, अभिभावक ये कहते हैं कि तुम्हें 95% से अधिक नंबर लाने हैं। बगल में एक और हैं, शर्मा जी हैं, एक बगल में मिश्रा जी हैं, वो लोग कह रहे हैं उनका कंपटीशन हुआ कि मेरा बच्चा ज्यादा नंबर लाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तुमको मैं ईश्वरी सुविधा तुम ज्यादा नंबर लाओ, वो शर्मा जी कह रहे हैं तुम ज्यादा लाओ। अब दोनों लोग अपने बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं कि तुमको तुम्हारा उससे ज्यादा नंबर आना चाहिए। तो आपस में इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा करवाई जाती है। इससे भी बच्चे पर अतिरिक्त दबाव बनता है, क्योंकि बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार तो कार्य कर ही रहा है। अब उस पर ये एडिशनल प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं आप उससे ज्यादा नंबर आना चाहिए, उससे कम नंबर आएगा तो नहीं हो पाएगा काम। ठीक, प्रतियोगिता, जैसा वही बात आप यहाँ पर की गई है तो इसको हमने बता दिया। डिजिटल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, यानी मोबाइल है, गेमिंग है, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो हो सकता है कि अब बच्चा बहुत अच्छे परिवार से है और उसको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बच्चा उसका प्रयोग सकारात्मक रूप में करे, उसका नकारात्मक प्रयोग भी हो सकता है। बच्चा पबजी खेलने लगता है, बच्चा फ्री फायर खेलने लगता है, वही बच्चा जिससे ये अपेक्षा होती है कि मोबाइल दे दी गई है, सुविधाएं इंटरनेट दे दिया गया तो बच्चा पढ़ाई करेगा, लेकिन बच्चा कॉर्नर में अपने सिंगल रूम में जाकर क्या कर रहा है माता पिता को नहीं पता, नहीं देख पा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो गेम खेल रहा हो सकता है वो रील बना रहा हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहा हो, तो ऐसी चीजें भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक, खेल के लिए कम समय मिल पाता है। विडंबना भी है कि सुविधाएं अधिक होने के बावजूद समय कम हो सकता है, क्योंकि बच्चे का पूरा दिन हम लोग देखते हैं स्कूल से आएगा कोचिंग से आएगा होमवर्क करेगा, फिर थोड़ा बहुत स्क्रीन मोबाइल में देखेगा और निकल गया। बच्चे को शारीरिक गतिविधियां करने का समय ही नहीं मिला। हम कह रहे थे कि बच्चे के बचपन पर समय का प्रभाव पड़ता है। जब हम छोटे रहा करते तो हमारे पास पर्याप्त समय रहता था, हम विद्यालय से आते थे और उसके बाद खेलने निकल जाते थे, पर्याप्त जगह भी रहता था, ग्राउंड रहता था, खेत में ही हम लोग क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। ठीक, जगह था। ठीक, तो अब ऐसा नहीं है, तो बच्चे के पास समय ही नहीं मिल पाता खेलने के लिए। बच्चा स्कूल आएगा, फिर स्कूल से आएगा तो कोचिंग करने लगेगा, फिर होमवर्क करेगा, फिर मोबाइल में काम करने लगते हैं, इस प्रकार से। ठीक, मानसिक दबाव, अत्यधिक अपेक्षाएं और सामाजिक तुलना बच्चों में तनाव, चिंता और आत्मविश्वास की समस्या पैदा कर सकती हैं। निष्कर्ष के रूप में कहेंगे कि उच्च आय वर्ग के बच्चों का बचपन सामान्यतः सुरक्षित होता है, सुविधाओं से भरा हुआ होता है और वयस्कों की निगरानी में होता है, लेकिन उन पर भी दबाव होता है। प्रतिस्पर्धा यानी कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है और डिजिटल मीडिया जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब मध्यम वर्ग को हम देखेंगे, जो मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है, इसमें क्या है, ये एक प्रकार से परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन इनको ये लेकर चलते हैं। इन परिवारों में बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन सीमित प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो संसाधनों का उपयोग सोच समझ कर करना सिखाया जाता है। जैसे शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, अभिभावक ये कहते हैं कि हमने जो झेला है हमारे बच्चे या ना झेले। हम मध्यम वर्ग के अभिभावकों से वही बहुत बार सुने हैं कि हमने गरीबी देखी, हमारे बच्चे ना गरीबी देखें। ठीक, तो इसलिए अपने बच्चों को चीजें उपलब्ध कराते हैं, सीमित मात्रा में, लिमिटेशन रहती हैं। तो मध्यम आय वाले परिवार में शिक्षा को अच्छे रोजगार, यानी पढ़ लेगा तो नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, और सामाजिक उन्नति का प्रमुख माध्यम माना जाता है, इसलिए माता पिता बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे माता पिता होमवर्क में सहायता करते हैं, शिक्षकों से संपर्क रखते हैं, विद्यालय आते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ट्यूशन लगाते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, माता पिता की आकांक्षाएं होती हैं कि बच्चा उनका बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है ना। शिक्षक बने, सरकारी कर्मचारी कोई बने, या अन्य कोई प्रतिष्ठित पेशे में मतलब जाए। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास फैमिली है। पारंपरिक मूल्यों का सिखाया जाता है, यानी भाई बड़ों का सम्मान करिए। ये हायर क्लास में शायद नहीं सिखाता, उतना फोकस नहीं किया जाता, लेकिन मिडिल क्लास के लोग ये सिखाते हैं। जो हमारे नैतिक मूल्य है बच्चों में विकसित करने का प्रयास किया था। बड़ों का सम्मान करिए, परिवार के साथ रहिए, त्योहार मनाना, सांस्कृतिक परंपराओं को समझना और धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का सम्मान करना। ठीक है, साथ ही साथ आधुनिकता का प्रभाव, यानी कि दूसरी ओर हमारे जो बच्चे हैं वो टीवी, स्मार्टफोन, इन सारी चीजों को भी, इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया की संस्कृति से परिचित होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत या सिर्फ अपने प्रदेश या अपने राज्य या अपने क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। अब वो जो यूट्यूब से कनेक्ट हो रहे हैं तो पूरी दुनिया को देख रहे हैं। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर भी उन चीजों को ग्रहण करते हैं और अपना देश या राज्य के स्तर पर भी चीजों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार उनके सामने दो प्रकार के मूल्य होते हैं, यानी स्थानीय मूल्यों को समझते हैं और वैश्विक आधुनिक विचारों को समझते हैं। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ बच्चे वैश्विक मतलब पूर्वी देशों के पश्चिमी देशों की परंपराओं को फॉलो किया जा रहा है।
तो वहां से एक संस्कृति को ग्रहण किया जा रहा है। अब आप स्वयं सोचिए कि यह सही है या गलत। लेकिन हम कहते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्री में जो है उसको फॉलो हमारे कंट्री के लोग भी कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी उनके जैसे रहन सहन वेशभूषा उस प्रकार से ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब ये एक अलग चर्चा का विषय है कि ये अच्छा है या बुरा, लेकिन उसको वहां से अच्छी चीजों को ग्रहण करो तो ठीक है, लेकिन बुरी चीजों को भी ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, मध्यम वर्ग में तकनीक की भूमिका है, यानी आज अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों को स्मार्टफोन वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह, टैबलेट वगैरह है। ठीक है, तो इसमें बच्चा उसका सकारात्मक प्रयोग भी करता है, ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, ऐप के माध्यम से वीडियो द्वारा सीखेगा, उसके होमवर्क में हेल्प मिल जाएगी, नई जानकारी प्राप्त करेगा। नकारात्मक यह है कि बहुत ज्यादा मोबाइल चलाएगा, शारीरिक गतिविधियां नहीं करेगा, ठीक, और सोशल मीडिया की लत लग जाएगी, दूसरों से तुलना करेगा। इससे आमने सामने जो सामाजिक संपर्क है, अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलना कूदना कम हो गया, मोबाइल में बैठ रहा है, मोबाइल में बैठ के ही सारा काम कर रहा है। तो ये जो एक नकारात्मक प्रभाव है। इसलिए शिक्षक को डिजिटल बैलेंस करके, यानी कि ये जो डिजिटली चीजें उपलब्ध है उसमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, सिखाए अब बच्चे अपने बच्चों को। मध्यम वर्गीय बच्चों की एक समस्या है प्रतिस्पर्धा। जैसे अभी हमने कहा ना कि शर्मा जी और मिश्रा जी में आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसको आपने समझाया पहले ही। बच्चे सोच सकता है कि अगर मेरे मित्र के 95% आए तो मेरे 90 क्यों आए। अब उसको सोशल मीडिया बच्चा और ज्यादा उसको बढ़ा सकता है, इससे तनाव बच्चों में होता है, आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, असंतोष या भावनात्मक थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक बच्चे को केवल अंक प्राप्त करने वाली मशीन न समझे एक शिक्षक के रूप में। ठीक, हम बच्चों के भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, उसकी क्रिएटिविटी को, खेल रुचियों इत्यादि को देखें। ये नहीं कि बच्चा बस कितना नंबर पाया। आप देखिए कि बच्चा किसी और क्षेत्र में हो सकता है कि अव्वल हो सकता है कि बच्चा खेल के क्षेत्र में, बच्चा दौड़ बहुत अच्छा करता है, तो प्रतियोगिताएं सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर न हो, बल्कि अन्य पक्षों को भी देखा जाए एक शिक्षक के द्वारा। अब हम निम्न वर्ग वाले बच्चे की बात करते हैं, निम्न आय वर्ग वाले। ये सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति होती है। गरीब परिवार से आता है, इसके बच्चे का बचपन अभाव में, संघर्ष में, जिम्मेदारियों में, अवसरों की कमी में, उसको मौका नहीं मिल पाता है, बीत जाता है। यहाँ भी एक बात याद रखनी चाहिए कि गरीबी बच्चे की क्षमता नहीं बल्कि उसके अवसरों को सीमित करती है। ये आप समझ रहे हैं कि गरीबी के कारण बच्चा, ऐसा नहीं कि उसकी क्षमता कमजोर हो गई, नहीं, क्षमता वही है, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल पाता गरीबी के कारण, तो वो पीछे रह जाता है, सीधी सी बात। तो शिक्षा से जुड़ी समस्या है। भारत में आपने देखा विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है, लेकिन केवल स्कूल में नामांकन होना पर्याप्त नहीं है। हम लोग बच्चों का नामांकन करते हैं, बच्चे विद्यालय ही नहीं आते हैं। ठीक है, घर में जाते हैं तो बच्चे बकरी चराते हैं। ठीक है, हम तो देखे हैं, हमारे यहाँ कक्षा 3 में बच्चा पढ़ता है, उसको बकरी चराने का ही रोज ड्यूटी रहता है। अब अभिभावक को फोन किया जाएगा तो अभिभावक हमसे पूछेंगे कि बच्चा नहीं गया। हम कहा बच्चा नहीं गया, आपका विद्यालय आ रहा है। वो कहते अच्छा बच्चा नहीं गया, तो फिर वो खोजते हैं कहाँ उनका बच्चा, तो फिर गांव के अन्य बच्चे वो बताते हैं कि सर वो बकरी चला रहा था। तब इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। तो ये तो एक उदाहरण है। ठीक है, ऐसे हमारे बच्चे बहुत से हैं जिनके सामने तमाम प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। जिसके पिताजी सब्जी की दुकान करते हैं, जिसके पिताजी शारीरिक रूप से विकलांग है, समस्याएं हैं, वह बच्चा अपने पिताजी के साथ सपोर्ट करता है, नहीं आ पाता है विद्यालय। बच्ची है घर में, माता जी बीमार है, वो घर पर खाना बनाती है, बर्तन धुलती है, कपड़े धोती है, तो इस प्रकार के काम में वो लगी रहती है। तो ये चैलेंजेस हैं। कुछ क्षेत्र में बच्चों को कमजोर विद्यालय बुनियादी ढांचा, शिक्षण सामग्री नहीं मिल पाती है, शिक्षक ही नहीं मिल पाते हैं, घर में पढ़ाई का अनुकूल वातावरण नहीं होता, सीखने के संसाधनों में कमी होती है। इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, टीचर्स ही नहीं रहते हैं। वैसे आप देख रहे हैं आजकल विद्यालय में मुहिम चलाई जा रही है, और आप देख रहे हैं कहाँ विद्यालय में किस प्रकार समस्याएं हैं, उसको भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको दिखाई देती हैं। बच्चे एक लर्निंग गैप हो जाता है, यानी कि सीखने की कमी का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा पोषण और स्वास्थ्य की समस्या है, चूंकि वह निम्न आय वर्ग वाले हैं। हो सकता है कि उसके माता पिता की दैनिक आय उतनी मजबूत ना हो, वो उस प्रकार से चीजें उसको नहीं मिल पाती हों। बच्चे, हो सकता है कि बच्चे को खाना मिल रहा है, बच्ची को खाना नहीं मिल पा रहा है, उस पर भी प्रभाव पड़ जाता है। तो बच्चों में कुपोषण हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, बच्चे बार बार बीमार होते हैं, उनको प्रॉपर मेडिकल नहीं मिल पाता, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, थकान बच्चे में होता है, सीखने में कठिनाई जैसी समस्या होती है। तो शिक्षक को हमें समझना है कि बच्चा भूखा है, कमजोर है, बीमार है, तो कक्षा में पूरी क्षमता से वो नहीं सीख पाएगा। हम किसी बच्चे को ये देखें कि अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये ना समझे कि डांटना शुरू कर दें कि तुमको नहीं समझ में, बल्कि हमें उसके कारण को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें कारण पर भी ध्यान देना हो। ठीक है, बाल श्रम और कम उम्र में जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने कहा, पहले भी चर्चा की थी। कुछ आर्थिक रूप में कमजोर परिवार के बच्चों को कम उम्र में ही काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे बच्चे खेती का काम करते हैं, घरेलू काम करते हैं, निर्माण कार्य, छोटे उद्योग, दुकान, अन्य औपचारिक कार्य करते हैं। इससे बच्चे का सब कुछ, अब जब बच्चा काम करने लगेगा तो उस समय में बच्चे को खेलना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। ठीक है, वो समय चला गया काम करने में, खेती करने में चला गया। ठीक, तो ये बच्चे के लिए समस्या हो जाएगा। बच्चा स्कूल, खेल, आराम, सीखना, इस सब के लिए समय कम हो जाएगा। ठीक है,
आगे है लड़कियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी। अब निम्न आय वर्ग वाले परिवारों में हम कई बार देखते हैं लड़कियों को छोटे भाई बहन की देखभाल करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है, घर का काम करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक, ये अपेक्षा हम करते हैं, इससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। विद्यालय छोड़ने का जोखिम बढ़ जाता है क्योंकि बच्ची घर के काम में व्यस्त रहती है, वो नहीं आ पाती विद्यालय, घर का काम उस पर एक अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। ठीक, तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्या है, यानी कि आर्थिक समस्या ही नहीं है, बच्चा लगातार भूख से ग्रस्त रहेगा, परेशान रहेगा, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से उसके ऊपर ना एक समस्या, मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मानसिक रूप से परेशान हो जाएगा कि मुझको खाने को ही नहीं मिल रहा है। विद्यालय में आ रहा है, विद्यालय सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन विद्यालय में भी एक ही वक्त का भोजन मिलता है। ठीक, तो बच्चे के भूख के कारण, बीमारी के कारण लगातार बच्चा बीमार है, चिड़चिड़ा हो जा रहा है, परिवार में तनाव है, झगड़ा होता है माता पिता में, असुरक्षा है, हिंसा है, माता पिता की अनुपस्थिति है, माता पिता बाहर काम करते हैं, नहीं रहते हैं, तो बच्चा अकेला रहता है दादी के साथ अपने। तो इस प्रकार के चैलेंजेस बच्चे को फेस करने पड़ते हैं, इससे बच्चा बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बच्चे में चिंता, आत्मसम्मान की कमी होती है, व्यवहार संबंधी समस्याएं होती है, डर होती है, अभी हमने कहा कि चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा। ठीक है, इसके अलावा समाज में हमारे भेदभाव होता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन चीजों के आधार पर इसका भी बच्चों पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक कारणों से भी, यानी गरीबी के कारण भी हमारे समाज में भेदभाव होता है, तो बच्चा समस्या ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव बच्चे के अवसरों को सीमित करता है। इसलिए हमें ऐसा विद्यालय बनाना है जहां हर बच्चा सम्मानित महसूस करे। ठीक है, उसकी बात को हम सुने, ऐसा बच्चा फील करे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस पार्ट को कवर कर लिया। अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं शॉर्ट में। महत्वपूर्ण यहाँ से क्या है, हमें एक शिक्षक के रूप में जानना है कि हर बच्चा अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है। अगर हमारे कक्षा में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि उनका हो सकता है, आर्थिक परिवेश उनका अलग हो सकता है। तो बच्चे, कक्षा में 30 बच्चे हैं तो संभव है कि 30 बच्चों का घर का वातावरण अलग अलग हो, शिक्षक को उसी के हिसाब से ट्रीट करना है। हमें बच्चे का केवल परिणाम देखकर मूल्यांकन नहीं करना है कि अगर उसको सवाल नहीं लगा पाया तो हम लगाकर एक छठ लगा दी, क्यों नहीं आया। हो सकता है कि बच्चे का कोई ऐसी समस्या रही हो जिसके कारण से वह होमवर्क नहीं कर पाया। जैसा कि हमने कहा कि जब हमने कारण जानने का प्रयास किया तो बच्चे ने कहा कि सर लाइट नहीं थी तो नहीं कर पाया होमवर्क। तो गरीब बच्चा, हाँ, आगे आर्थिक स्थिति को समझें, लेकिन बच्चे को लेवलिंग ना करें। यानी वही बच्चा कमजोर है तो आप कुछ बच्चे अध्यापक करते हैं गधवा, ठीक, ये गधा बच्चा है तो उसका नाम ही गधा हो जाता है। अब दूसरे बच्चे उसको गधा करने लगते हैं। इससे आप अगर बच्चे को लेवलिंग करेंगे किसी नाम से, कोई बच्चा गरीब है तो उसको बच्चे या कहें या शिक्षक के द्वारा इस प्रकार से कहा जाए कि नहीं इसको कुछ नहीं आता है, एकदम उसको ये मतलब लेवलिंग नहीं करना, मेरे कहने का मतलब। ठीक है, तो गरीब बच्चा, कमजोर बच्चा, पिछड़ा बच्चा, इस प्रकार के लेवल बच्चे को आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें समान अवसर देना नहीं, हमें विद्यालय को ऐसा वातावरण देना है जहां बनाना है विद्यालय को जहां आर्थिक स्थिति के कारण कोई बच्चा पीछे न रहे, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए और सीखने के संसाधन विद्यालय में उपलब्ध कराएं। ठीक है, यानी बच्चों के पास किताब नहीं है तो बच्चे को उपलब्ध कराइए, इंटरनेट नहीं है आप विद्यालय में उपलब्ध कराइए, शांत पढ़ने की जगह नहीं है तो शिक्षक और विद्यालय को यथासंभव अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमें बच्चे की भावनाओं को भी समझने का प्रयास करना है। ठीक है, बच्चे क्या फील कर रहे हैं हमें उसको समझना है। बच्चा चुप है, होमवर्क नहीं करता या कक्षा में ध्यान नहीं देता तो केवल डांटने से पहले हमें यह जानने का प्रयास करना है कि उसके पीछे की परिस्थिति क्या है। इस प्रकार से आपने इस पार्ट को कवर कर लिया। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद 2 वीडियो और बनेंगे और अध्याय 1 कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में जो शिक्षक ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियोज को शेयर कर दिया करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।